नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास हो गया। इस पर बहुत बहस चली। इससे पहले सदन में जम्मू कश्मीर को लेकर, जैसा कि मैंने आपको बताया, लंबी बहस हुई। आज 370 हटने के बाद कश्मीर पर सियासत करने वाले लोगों को गृह मंत्री अमित शाह ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सवाल पूछने वालों पर गृह मंत्री ने ऐसे बाउंसर फेंका एक के बाद एक कि कश्मीर विरोधियों की बोलती बंद हो गई। आज जवाहरलाल श्रीनाथ की याद आ गई थी लोकसभा में। एक तरफ शाह ने बदलते कश्मीर की तस्वीर दिखाया कि कश्मीर कैसे बदला है, वहीं दूसरी तरफ 70 सालों तक कश्मीर की बदहाली के लिए जिम्मेदार लोगों से पाई का हिसाब भी मांगा। ये वही लोग हैं दोस्तों जिनसे कश्मीर की शांति शायद देखी नहीं जाती, क्योंकि जिन लोगों ने कहा कि 17 महीने हो गए आपको ये किए हुए, उन्हें शायद ये याद नहीं कि आर्टिकल 370 जब लगाया था तो 70 साल तक लगा रहा था। सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले ये लोग, ये सबूत गैंग की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि ये लोग आए दिन देश से सवाल अब पूछने लगे हैं। 70 सालों तक 370 लगाकर रखने वाली ये पॉलिटिकल पार्टी अब कश्मीर का हिसाब मांग रही है। अमित शाह ने कहा, किस मुंह से? अरे तुम होते कौन हो कश्मीर पर सवाल पूछने वाले? दोस्तों, जो लोग 370 हटाने के बाद घाटी को जलाने की धमकी देते हैं, आज कश्मीर में शांति देखकर जल रहे हैं, कांप रहे हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनकी ये तोड़ मरोड़ की राजनीति बंद हो गई। इसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता इन लोगों के, क्योंकि 370 हटने के बाद कश्मीर की आवाम ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, कह दिया है कि तुम्हारी 70 साल की राजनीति में सिर्फ कश्मीरी का नुकसान हुआ है और अब कश्मीर और कश्मीरी और कश्मीरी की कश्मीरियत आगे बढ़ रही है। घाटी की आवाम आतंकवाद और भय के दौर को भुलाकर नए कश्मीर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील होता देख रही है। लेकिन इन कश्मीर विरोधियों के पेट में दर्द हो गया है क्या? इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि जब कश्मीर है शांत तो विपक्ष क्यों है अशांत? पूछता है भारत 370 हटने से बेचैन क्यों है कश्मीर विरोधी गैंग? और पूछता है भारत कि कश्मीर पर राजनीति छोड़कर आवाम की कब सोचेगी यह राजनीतिक दल? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में देशवासियों की, क्या 70 सालों तक कश्मीर की बदहाली के जिम्मेदार लोगों को सवाल पूछने का क्या वाकई हक है? पूछता है भारत। महीने हुए, धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया, वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हम हिसाब मांगने के लायक है या नहीं। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद बौखलाई ब्रिगेड पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर प्रहार किया। कश्मीर पर सवाल पूछने वालों को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ऐसा जवाब दिया कि सवाल उठाने वालों की बोलती बंद हो गई। शाह ने सवालों का जवाब भी दिया और कांग्रेस से 70 सालों का हिसाब भी मांग लिया। यहाँ कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया? मैं तो जरूर इसका जवाब दूंगा। मुझे मौका दिया आपने जवाब देने का, मगर भाई 17 महीने हुए, धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? शाह के ताबड़तोड़ हमलों से उन लोगों को जवाब जरूर मिल गया होगा जो देश से सवाल पूछते हैं, घाटी में सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर सियासत करते हैं। देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे। एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता, एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता। और आप हमें पूछ रहे हो भाई अधीर रंजन जी 2G और 4G,
आपने तो मोबाइल ही बंद कर दिए थे और 20 साल तक बंद कर दिए थे। वाजपेयी जी की सरकार ने आकर 2G 4G छोड़ो, मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी थी। कहां गए थे उस वक्त सारे अधिकार? जम्मू कश्मीर से 370 हटे 17 महीने हो गए। अमन और चैन से सराबोर कश्मीर अब एक नया इतिहास लिखने की ओर बढ़ चला है, लेकिन देश विरोधी गैंग से कश्मीर की ये शांति देखी नहीं जाती। इसलिए ये लोग लगातार 370 का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिशों में लगे रहते हैं। लेकिन सवाल ये है, जब कश्मीर नए शांति पथ पर चल पड़ा है तो ये लोग अशांति फैलाने की साजिश क्यों रच रहे हैं? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत कि ये लोग कब समझेंगे। लेखक महोदय विनय सिंह है मेरे साथ ललित अंबरदार है मेरे साथ, सैयद असीम वकार हैं, इफ्तिकार मिसगर हैं, रत्नाकर त्रिपाठी हैं मेरे साथ, सुधांशु त्रिवेदी जुड़ेंगे मेरे साथ, बीजेपी के सांसद है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, विनय सिंह और इफ्तिकार मिसगर। विनय सिंह और इफ्तिकार मिसगर। इफ्तिकार साहब आप मेरे को बताइए, इफ्तिकार साहब आप बताइए कि आज जो गृह मंत्री ने कहा उसमें गलत क्या है? 70 साल तक लगा रहा, तब किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये तो टेम्परेरी था, ये तो कुछ माह कुछ बरसों के लिए था। साल निकले, महीने निकले, दशक निकल गए साहब, 7 दशक निकल गए, किसी ने नहीं पूछा। यहां 17 महीने हुए हैं, दुनिया बिल्कुल हाहाकार मचाए हुए है। इफ्तिकार साहब देखिए ऐश्वर्या जी, जहां तक 370 की बात है वो तो अब बहुत पुरानी हो गई। तो आज तो शाह साहब ने कोर्ट का वर्डिक्ट भी ऑलमोस्ट सुना ही दिया। तो जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे रखनी चाहिए कि जो उन्होंने बात करी कि जम्मू कश्मीर में आज की डेट में हालात इतने सुधर गए हैं कि जम्मू कश्मीर अब सच में जन्नत का नजारा, जन्नत का टुकड़ा बन गया है। अगर ये जन्नत का टुकड़ा बन गया है तो आज की डेट में भी यहाँ पे अफस्पा लगा हुआ है, इतना ड्रेडिकल का वो कानून लगा हुआ है जो जब भी आप चाहें किसी को भी गोली मार सकते हैं, उसको तो आपने हटाने की बात नहीं की। आपने आज तक यहाँ पे असेंबली के इलेक्शन की तो बात नहीं करी, आपने स्टेटहुड की तो बात की, लेकिन फिर आपने लोगों के आंखों में धूल झोंक कर ये कहा कि देखिए एक साइड से आप यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चेंज करने पे तुले हैं, एक साइड से यहाँ पे आप सारे कानून चेंज करना चाहते हैं पार्लियामेंट से। असेंबली का कोई महत्व नहीं, जब असेंबली का कोई महत्व नहीं उसका मतलब कि जम्मू कश्मीर के लोगों का कोई महत्व नहीं। आप जम्मू कश्मीर के लोगों के जो राइट्स है वो राइट्स पे आप लात मार रहे हैं। कौन सी डेमोक्रेसी है ये? किस डेमोक्रेसी की आप बात करें? हम 70 सालों की बात नहीं करते हैं, हम ये 17 महीनों की बात कर रहे हैं। 70 सालों पे तो अब ये देश नहीं चलेगा। विनय सिंह जवाब दे रहे हैं आपको। इफ्तिकार साहब, इफ्तिकार साहब विनय सिंह आपको जवाब दे रहे हैं। विनय सिंह बोलिए। विनय सिंह जवाब दे रहे हैं। इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता पे लात मार रहे हैं। अरे भाई लात नहीं मार रहे हैं, पिछले 70 सालों से आप जम्मू कश्मीर की जनता की हकों पे हाथ मार रहे थे। ये जो डिस्टरबेंस है ना ऐश्वर्य, जम्मू कश्मीर का हो, नॉर्थ ईस्ट का हो या जहां जहां डिस्टरबेंस हुए, ये डिस्टरबेंस इनका बिजनेस था, उसका एक बिजनेस मॉडल था। डिस्टरबेंस के बहाने केंद्र से फंड जाता था, उस फंड का बंदरबाट होता था। प्रेजेंट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? धंधा बंद हुआ है, ये धंधा बंद हुआ और ये देख रहे हैं ये कैसे झूठ बोल रहे हैं। तभी तो ये खड़े खड़े झूठ बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुन लीजिए ना, अरे आप ही तो कह रहे थे। एक एक करके इफ्तिकार जी जवाब बोले तो वो सुन रहे थे। इफ्तिकार मिसगर एक एक करके प्लीज। इफ्तिकार जी जब आप बोल रहे थे आपकी बात पूरी विनय सिंह ने सुनी, अब वो बोल रहे हैं सुनिए प्लीज, एक एक करके बोलिए। बोलिए विनय भाई, बोलिए। सिंह साहब बोलिए। ऐश्वर्य भाई, हाँ। जब 370 हटाने की बातचीत हो रही थी तब यही लोग थे कह रहे थे कि इंडिया विल बर्न। अरे भाई कहां बर्न हो गया? 17 महीने हो गए, जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोल के स्वागत किया है, उसके साथ साथ पूरा देश खुश है कि एक जगह जो इतने दिनों का लिटिगेशन था वो लिटिगेशन खत्म हुआ है। अब 370 हटा है तो अमन भी है, शांति भी है और तरक्की की ओर जम्मू कश्मीर बढ़ भी रहा है। ये जो नेता जिन्होंने अपना धंधा खोल रखा था, सेंट्रल से फंड आते थे वहां डिस्टरबेंस के नाम पे, वो उनका धंधा बंद हुआ है स्वर। और ये
इससे ये जो धंधा बंद हुआ है ना, इससे जम्मू कश्मीर की जनता भी खुश है। ललित अंबरदार, ललित अंबरदार, सैयद असीम वकार, बंदूक रख कर ललित अंबरदार, सैयद असीम वकार, सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। उससे पहले मैं जा रहा हूं ललित अंबरदार जी के पास। ललित अंबरदार जी, आज देश के गृह मंत्री ने कहा है ना, आज देश के गृह मंत्री ने कहा कि आज आपको मोबाइल 2G 4G 3G सब याद आ रहा है। आपने तो पूरा नेटवर्क बंद कर दिया था, तब कुछ नहीं। आपने 70 सालों तक लगाए रखा, तब कुछ नहीं। मतलब आपकी सरकार ने जो मन चाहा वो करे, और अभी कश्मीरियों के अगर हित की बात हो रही है तो आप इस तरह से बोलेंगे 17 माह हो गए, 17 माह हो गए, 17 महीने हो गए, ये कब तक चलेगा? ललित अंबरदार जी, एक एक करके बोलेंगे साहब, दोनों आप जी बोलिए। ललित जी। ऐश्वर्या, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपने जैसे रिक्वेस्ट किया बार बार बीच में टोके नहीं, क्योंकि अमित शाह ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डिसीजन वो आपने बोलिए पार्लियामेंट के अंदर, और मैं जैसे जब हमेशा बोलता हूं, बोलिए ललित जी, बोलिए। कश्मीर के ऊपर कश्मीरी एक्टिविस्ट होने से ज्यादा, हाँ बोल रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बोलिए। जी, मेरा पर्सपेक्टिव कश्मीर के ऊपर सिर्फ एक कश्मीरी एक्टिविस्ट होने के नाते नहीं है। मेरा पर्सपेक्टिव कश्मीर के ऊपर भारतीय नेशनलिस्टिक नजरिए से है, उस परिपक्ष में है। सुनिए, ये 370 की जो बात करें ना, 17 महीने में क्या हुआ, मैं ये कहना चाहता हूं, पहले हिस्ट्री को जानिए, हिस्ट्री को मत भूलिए। उसके जो कश्मीर में हुआ पिछले 70 साल के, उसके वजूहात जाना बहुत जरूरी है। 370 और 35A की वजह से कश्मीर में क्या हो रहा था? 370 और 35A की वजह से जो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी के हिसाब से हिंदुस्तान का ब्लडी पार्टीशन हुआ था, उसी 370 और 35A की वजह से कश्मीर के अंदर जिन्ना की उसी टू नेशन थ्योरी को बरकरार होने दिया। कश्मीर के अंदर एक छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, अलगाववाद से लेके आजादी से लेके फिर कश्मीर जहाद हुआ। 30 साल पहले कश्मीर जहाद के सबसे पहले शिकार हरी सिंह ने 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था। कहां से आ गए इफ्तिकार मिस्गर? ये मिसलीड कर रहे हैं ना, मैं बोलूंगा। इफ्तिकार जी, एक मिनट। ललित अंबरदार आप भी रुकिए, इफ्तिकार मिस्गर आप मैं बोलना चाहता हूं, सुनिए। रुकिए। अरे आपकी जबकि टर्न आएगी तब बोलिएगा। 70 साल से बोल रहे हो, यही अफीम पिला रहे हो कश्मीर के मुसलमानों को कि तुम मुसलमान हो इसलिए तुमको खास हकूक चाहिए। बोलने दीजिए मुझे। दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि देखिए 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ, 70 साल की बीमारी एक दिन में 17 नहीं होने वाली है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के अंदर जो इस्लामो फैशिस्टिक इकोसिस्टम था, एक वातावरण था, एक व्यवस्था थी, उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई है। फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती और ये जो आपके यहाँ पे मंच पे बैठे हुए हैं ये लोग, इनकी मानसिकता बदलने के लिए टाइम लगेगा। अरे मुझे बोलने दो। बात कश्मीर की हो रही है ललित अंबरदार, रुको एक मिनट। ललित अंबरदार, इफ्तिकार मिस्गर, बात कश्मीर की है, आप इसमें धर्म को ला रहे हैं। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं मिला दूंगा। हटिए आप। सैयद असीम वकार, नहीं रुकिए। सैयद असीम वकार, सुधांशु त्रिवेदी, एक मिनट रुकिए। सैयद असीम वकार, सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी, आप सांसद हैं राज्यसभा के खुद। आज देश के गृह मंत्री ने जो बोला कश्मीर के ऊपर, आर्टिकल 370 के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, ये आप बताइए मेरे को कि 70 बरस तक कुछ नहीं बोला, 17 महीने इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी पूछता है भारत, बताइए क्यों? देखिए, जब 70 साल की बात होती है तो हमारे विरोधी कहते हैं पुराने जमाने की क्यों बात कर रहे हैं, आज की बात करें। मैं आज की बात करता हूं। 31 साल हो गए कश्मीरी हिंदुओं को बेदखल किए हुए, बीजेपी के अलावा कोई बोलता ही नहीं। अच्छा ये बताइए, आपको तो लग रहा है घरों पे बंदिश लग गई कुछ 17 महीनों, जबकि वो बंदिश पहले भी तो परेशानी है। और जिनके घर ही उजाड़ दिए गए, जिन्हें घर से बेदखल कर दिया गया, उनकी तो परेशानी कोई परेशानी नहीं है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो इसको हिंदू मुस्लिम नजरिए से देखना चाहते हैं, एक मैं फैक्ट बोलना चाहता हूं। आपको पता है कि भारत में एक ही स्टेट सेकुलर नहीं थी, रत्नाकर त्रिपाठी, वो है कश्मीर। क्यों? जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ, जिसमें सेकुलर सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, तो इसी धारा 370 की वजह से जब तक वो कश्मीर की विधानसभा से वो संशोधन स्वीकार ना हो, वो कश्मीर का अंग नहीं बनेगा। और कश्मीर की विधानसभा ने 5 अगस्त 2019 तक उसको कभी स्वीकार नहीं किया, मान्यवर। तो कश्मीर 2019 5 अगस्त के बाद सेकुलर हुआ है।
बताइए। तो कश्मीरियत की बात करते हैं, जैसे महमूद मूसा एक ऐसा था कि कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं, इस्लाम है। तो ये एक नेता ने जिसने और मैं पूछा हूं अभी महबूबा मुफ्ती के साथ ना कि भाई हमारे आईन ने मेरे एक एक करके त्रिपाठी जी, इफ्तिकार मिसगर, सैयद असीम मकार, एक एक बात पूरा कर लूं उसके बाद आप बिल्कुल बोलिए। मन में विचार है। रुकिए मुफ्ती ने कहा था जी हमारा कश्मीर का झंडा देखा है जो हम छीन लिया गया। मैं कहता हूँ में जितने टेस्ट हुए अभी कश्मीर का झंडा दिखाई पड़ा हो वो तो इतिहास का सुधांशु जी आपकी ऑडियो में दिक्कत हो रही है, वापस आ रहा हूं मैं। सुधांशु त्रिवेदी जी आपकी ऑडियो में दिक्कत हो रही है, उसको ठीक करा के वापस आ रहा हूं। सैयद असीम मकार कुछ कह रहे हैं, दलित अंबरदार आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी आ रहा हूं, ऑडियो खराब है। सैयद असीम मकार कुछ कह रहे हैं, बोलिए वकार साहब बोलिए, आप बोलिए और एक एक करके ललित जी सुनेंगे उसके बाद बोलेंगे। बोलिए वकार साहब। मैं तो सुन रहा था। बिल्कुल सुन रहे थे साहब, बताइए। मुद्दे की बात नहीं कर रहा है कोई। क्यों, क्या है मुद्दा? कांग्रेस के साथ खड़ा है, कोई बीजेपी के साथ खड़ा है, लेकिन देश के साथ तो कोई नहीं खड़ा है, ना कश्मीर के साथ। आप खड़े हैं ना इस वक्त। अगर कोई कश्मीर की बात करता है, कश्मीरियत की बात करता है, अरे साहब हम तो अर्नव जी के भी साथ खड़े थे। अब क्या किया जाए, किस्मत है। अच्छा कि हम जिसके साथ खड़े होते हैं उसको भागना पड़ता है, घर छोड़ के भागना पड़ता है। वकार साहब मजबूर लोग हैं। वो कश्मीरी पंडित अपना हाथ उठाए खड़ा है जो 70 साल से ज्यादा अपने घर नहीं जा पा रहा। बात समझिए, ये मजाक की बात नहीं हो रही है। वकार साहब, दलित अंबरदार का एक सवाल है आपसे, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। बोलिए, बात पूरी कर लीजिए। की बात कोई करे, कश्मीर की बात करे, कश्मीर को बचाने की बात करे, कश्मीर की तरक्की की बात करे, कश्मीर में रोजगार की बात करे, कश्मीर में कारोबार देने की बात करे, तो मैं समझता हूं सच्ची डिबेट होगी। यहां कोई ऐसी बात नहीं कर रहा है। यहां एक बीजेपी का पक्ष ले रहा है, एक कांग्रेस का पक्ष ले रहा है, इसके अलावा तो बात नहीं हो रही है। ललित अंबरदार, आप क्या बीजेपी या कांग्रेस का पक्ष ले रहे हैं? कि इतने दिन तक कश्मीरियों को उनके घरों में कैद रखा गया। बताइए मेरे को ललित अंबरदार। मुझे कंप्लीट करने इतने दिनों आप पूरी कंप्लीट कीजिए, मैं दे रहा हूं, उसके बाद सुधांशु जी के पास जाऊंगा। आप बात पूरी कीजिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी आऊंगा। सर मुझे जवाब ही दे रहे हैं सर आप। नहीं, जवाब आप पूरा कीजिए, उसके बाद ललित जी बोलेंगे। मुफ्ती कहती है कि कश्मीर में, अब इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए ललित जी, बहुत समय है, इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, देशवासियों को सुनने दीजिए। बोलिए वकार साहब, एक एक करके बोलिए। सर मुझे कंप्लीट नहीं करने दे रहे हैं बात। करें जनाब, करें। मेरा सिर्फ मानना यह है, क्या है आपका? हम लोगों को पूरी ईमानदारी से कश्मीर की बात करना है। अमित शाह साहब से अगर असद साहब ने कुछ पूछा है, कोई बात कही है, तो उसकी वजह है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जो अधिकारी हैं, जो पसंद है बीजेपी को अधिकारी, वो हैं डीजी बंजारा जैसे लोग। डीजी बंजारा जैसे लोग बीजेपी की क्या बात कर रहे हैं आप? बात क्या कर रहे हैं बंजारा जैसे मैं बात कर रहा हूं 370 की। ललित अंबरदार, कैसे ललित अंबरदार, रत्नाकर त्रिपाठी, देखिए आप बात को कहां से आप डाइग्रेस कर जाते हैं। अच्छे अधिकारी लगाइए, आप बात को डाइग्रेस कर जाते हैं। मैं कह रहा हूं भाई, आज संसद में क्या हुआ, आप कह रहे हैं डीजी बंजारा। अरे भाई क्या बात हो रही है? ललित अंबरदार और रत्नाकर त्रिपाठी। सुधांशु त्रिवेदी जी आ रहा हूं उसके बाद। बोलिए। हाँ, ये जो ऐश्वर्या, इसलिए जरूरी है, मुझे स्टेटमेंट पूरा करने दीजिए। करिए। कश्मीर के अंदर ये लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। महबूबा मुफ्ती कहती है कि कश्मीर का मुस्लिम कैरेक्टर हमें मेंटेन करना है। फारूक अब्दुल्ला कहता है कि हमारे बच्चे टूरिज्म के लिए और नौकरी के लिए नहीं मरते, कौम के लिए मरते हैं, इस्लाम के लिए मरते हैं। और जो उनका जो कश्मीर का उसामा बिन लादेन है ना, हुर्रियत का चीफ गिलानी, वो उनका जो फॉर्मेट है हुर्रियत का, उस पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए यहां पे इस्लामी रूल चलेगा, इस्लामी सभ्यता का कानून चलेगा, यहां पे शरियत चलेगा यहां पे। और ये मत भूलिए कि कश्मीर सिर्फ कश्मीर वादी नहीं है, कश्मीर जम्मू है, 5 अगस्त 2019 तक लद्दाख भी था। और सुनिए, आप कहते हैं ब्यूरोक्रेसी की बात, पिछले 120 दिन से 45 कश्मीरी हिंदू रिफ्यूजी जम्मू में प्रेस क्लब के बाहर अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। नौकरी का उनको मिल नहीं रहा है कुछ उनको, और ये कह रहे हैं कि उनको वहां की जो व्यवस्था है उसको बदलना नहीं चाहिए, बदलना पड़ेगा। और दूसरी बात,
पीडीपी का जो सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट है ना सर, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आईपीएस और आईएएस को कश्मीर से निकालना है। इसका समर्थन करते रहे हैं ये लोग आज तक। ये दिमाग में रखिएगा आप ये। और सुनिए, मैं अमित शाह जी से बहुत डिसअपॉइंटेड हूं टुडे। आज मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। आज उनको मौका मिला था पार्लियामेंट के अंदर बोलने के लिए, उनको औपचारिक तौर पे ये बोलने का मौका मिला था कि जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो एक नरसंहार था, जेनोसाइड था। और अमित शाह जी को एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर आप बोलते हैं कि जेनोसाइड हुआ था तो जेनोसाइड 6000 नौकरियों से और 6000 फ्लैट बनाने से रिवर्स नहीं होता। बात समझ गया मैं आपकी, बात में आपकी समझा ललित अंबरदार, आपका दुख मैं समझ रहा हूं, आपका गुस्सा मैं समझ रहा हूं। बिठाना पड़ेगा और जो लोग मुलव्वस थे, चाहे जिंदा या मुर्दा, उनको तहकीकात होगी कि कश्मीरी हिंदू का रत्नाकर त्रिपाठी, सुधांशु त्रिवेदी, रत्नाकर त्रिपाठी, सुधांशु त्रिवेदी, कश्मीर अपने रत्नाकर त्रिपाठी, सुधांशु त्रिवेदी, मैं आ रहा हूं, विनय सिंह को डालिए में जाएंगे। रत्नाकर त्रिपाठी, बकरा नहीं है, रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर जी, इफ्तिकार मिसगर, सैयद असीम मकार साहब। ऐश्वर्या जी, हाँ बोलिए, ऐश्वर्या जी, बोलिए, बोलिए त्रिपाठी जी। सुधांशु भाई की ऑडियो गड़बड़ नहीं थी, सज्जन आदमी है, जब बहुत गलत बोलना होता है तो जबान लड़खड़ा जाती है। अरे आप अलग मजाक, त्रिपाठी जी वो भी त्रिवेदी हैं, इतना डायलॉग मारेंगे वो आएंगे वापस। अरे मुझे तो बोलने दीजिए, या तो बोलिए गुरुजी, बोलिए 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 बोलिए, चुप हो जाता हूँ। अरे बोलिए त्रिपाठी जी, आप मेरे बोलने से चुप होंगे तो महाराज क्या बात कर रहे हैं आप, बोलिए। सुधांशु भाई से पूछ, अरे मैं हो जाऊंगा चुप सर। अरे बोलिए जनाब, बोलिए 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 सर, बोलिए, विषय बहुत संगीन। सुधांशु भाई से पूछिए कि दिल्ली का कनॉट प्लेस किधर है, तो कहते हैं कुतुब मीनार महरौली में है। बात कुछ हो रही है, वो बता रहे हैं कि वो सेकुलर स्टेट बना 30 तारीख को उसको। और देखिए ओरिजिनल बात क्या है, वो अमरदास जी ने कही। बीजेपी की गवर्नमेंट जहां भी है वो झूठ बोलती है। 120 दिन से ऊपर किसान बैठे हुए हैं बीजेपी गवर्नमेंट में, 120 दिन से ऊपर जम्मू कश्मीर में वही के लोग नौकरी के लिए बैठे। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को उन्होंने मुस्लिमों ने आरोप लगाया, उनकी बात हो सकता है सही हो। अरे गलबैया कौन कर रहा था? यही गृह मंत्री जी, जो गृह बन के भारत में बैठे हुए हैं, माननीय गृह मंत्री जी, यही गृह मंत्री जी उनके साथ गलबैया कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे गलबैया। और रही बात की 370 किसने दिया, तो 370 भारत की संविधान सभा ने दिया था। इन्होंने हटाया तो उसमें यह नहीं लिखा था कि स्टेटहुड हटा दीजिए, उसको एकदम निहंग कर दीजिए, उसके हाथ पांव काट लीजिए। आप कश्मीर की बात करते हैं और जम्मू की इधर बात करते हैं। अभी सुधांशु भाई बात कर रहे थे, बातचीत में वो सेकुलर होने की बात करने लगे, मुसलमान की बात करने लगे, हिंदुओं के भागने की बात करने लगे। अगर हिंदुओं का पलायन हुआ, ये बात सत्य है, और 31 साल का हवाला दे रहे हैं, तो 31 साल में 13 महीने भाजपा की सरकार थी, अटल जी की सरकार और मोदी जी की सरकार। 13 साल उनके भी हैं। अगर ये कलंक वो हमारे ऊपर टेलते हैं तो सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। और रत्नाकर त्रिपाठी, अभी एक आदमी वहां गया, उस पूरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, पूरी कीजिए। बोलिए 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 बोलिए, पूरी कीजिए, पहले पूरी कीजिए, बोलिए। एक आदमी वहां गया, वो हलाक हो गया, मार दिया गया। आप किसी को सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं। आप जम्मू में फ्लैट बनाते हैं, वहां की बात करते हैं, कहते हैं हम कश्मीर घाटी में बना रहे हैं हम, और यहां के लोगों को तो आप जाने नहीं दे रहे हैं। 2G 4G 5G 6G बहन जी भाई जी छोड़ दीजिए। आपने अक्टूबर 2019 में भारत के पार्लियामेंटेरियंस के बजाय आपने यूरोपियन यूनियन के 23 से 30 पार्लियामेंटेरियंस को कश्मीर घुमाया। आप उनसे सर्टिफिकेट ले रहे हैं। अरे देशवासियों से लीजिए ना सरकार, देशवासी। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी बताइए, पंडितों के क्यों किया आपने ऐसा? उनको त्रिवेदी जी वहां बचा देंगे तो वो परचम इनका खूब लहराएंगे। त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। इन्हें तो गलबैया, सांसद महोदय बताइए के साथ इन्हें तो देखिए, त्रिपाठी जी ने तो खुद वो कर दिया। ये मुझसे कह रहे थे कुतुब मीनार और कनॉट प्लेस। मान्यवर, आप तो LLTT, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, मैंने 2 फैक्ट बोले थे, आप क्या उसका जवाब दे सकते हैं? 5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर के संविधान में सेकुलर था या नहीं? बोलिए हाँ या ना। बोलिए त्रिपाठी जी, बोलिए हाँ या ना। त्रिपाठी जी बोलिए। अरे हाँ ना, इसमें बोलने की क्या जरूरत है? हाँ, अब क्या जरूरत है? हो गया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और संविधान सभा ने उसको जो ताकत दी थी उसके हिसाब से कश्मीर चला। भाई आप जब भी कश्मीर के अलावा कश्मीर का झंडा एक एक करके प्लीज। बोलिए हाँ या ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। अच्छा ठीक है त्रिपाठी जी एक एक, त्रिपाठी जी एक एक करके प्लीज, एक एक करके। त्रिपाठी जी बोलने दीजिए, त्रिपाठी जी बोलने दीजिए। आप मुझे बताइए, रत्नाकर जी बोलने दीजिए, रत्नाकर त्रिपाठी जी बोलने दीजिए।
एक एक करके प्लीज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बोलने आपको आवेश आ गया, वो साफ बात है, डांट क्यों रहा मैं बता रहा अरे हूँ। डांट नहीं रहा हूं महोदय, बोल रहा हूं। डांट, अरे आपको कौन डांट सकता है साहब, आप लोग तो सबको हड़काए रहते हैं कोई इसमें डांटने की बात नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था, देखिए एक ईमानदारी की बात है, हमने जो इन्होंने बात कही कि यूरोपियन पार्लियामेंट के लोग आए, हाँ, तमाम देशों के लोग जाते थे, चलिए आपको उस पर आपत्ति है। अधीर रंजन चौधरी तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बोल दिए थे कि भारत की संसद को कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है, ये तो यूनाइटेड नेशंस की परमिशन से होना चाहिए। अब बताइए आप उससे सहमत हैं या नहीं? अब यहां पे तो ऑब्जेक्टिव है मान्यवर, हाँ या ना बोलना पड़ेगा कि अधीर रंजन चौधरी का बयान सही है या गलत है। अब अगर सही है तो मैं उस पर बहस करूंगा, गलत है तो कह दीजिए उन्होंने गलत बोला। जो भी अधीर रंजन नेता प्रतिपक्ष से हैं कांग्रेस के, नेता प्रतिपक्ष छोटा नेता नहीं है, एक एमपी नहीं है। नहीं, आप मुझे हाँ या ना से हड़काते क्यों हैं? अरे दीजिए साहब, ये तो बिल्कुल क्लियर है, उन्होंने बोला था, ये देश की जनता ने देखा। चलिए कोई बात नहीं। 28 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह के साथ जो एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, उसमें कोई विशेष प्रावधान था हाँ या ना? मैं बोल रहा हूं ना, आपसे नहीं पूछ रहा हूं, कोई विशेष प्रावधान नहीं था। नंबर 2, वो विशेष प्रावधान 2 साल के बाद जोड़ा गया। नंबर 3, ये 35 है भारत के संविधान का एक ऐसा संशोधन है जो कभी संसद से पारित ही नहीं हुआ। त्रिवेदी साहब, ऐसा कोई संशोधन हो सकता है जो संसद से पारित ही ना हो? आप बोल लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, मैं बोल देता हूं, एक ऐसा संशोधन जो संसद से पारित नहीं हो, वो 35 था, जो राष्ट्रपति से सिग्नेचर करा के संशोधन की सूची में। आप एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? ओहो, अच्छा आप बोल लीजिए पहले। एक एक, पहले आप में समय निकल जाएगा, फिर आप दोनों मान्यवर, ऐसा मत करिए, आप दोनों बोलिए। भाई सांसद जी मुझे बताइए, मैं आपको बता रहा हूं, आप मुझे बताइए कि कृषि जो है वो न सेंट्रल की सब्जेक्ट में है, उसकी लिस्ट में, न कंकरेंट में है। आपने तो उसमें भी कानून बना दिया, और आप हर चीज पे कानून बनाते रहते हैं। अगर अधीर रंजन चौधरी ने बोला और गलत बोला तो आप इम्पीचमेंट ला दीजिए, उनको निकाल दीजिए, चूंकि उन्होंने उसको भी किन्हीं धाराओं के अंतर्गत ही बोला। इफ्तिकार मिसगर सवाल पूछ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी से। इफ्तिकार मिसगर, सुधांशु जी रुकिए। इफ्तिकार मिसगर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। मैं ऐश्वर्या जरा इनकी बात का जवाब दे दूं। सांसद जी एक साथ दीजिएगा सुधांशु जी, 1 मिनट। चलिए ठीक है, इफ्तिकार जी भी पूछ ले तब मैं इनकी बात। हाँ बिल्कुल, आप हाँ बोलिए। सुधांशु, बहुत सारी डिबेटों में आपके साथ डिस्कशन हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तब यहाँ पे थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हक बनता था, और उन्होंने उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करके नहीं तो क्या हुआ था वो हमने बहस करी है, उस पर हम आज नहीं जाएंगे। आज हम डिबेट पे जाएंगे। हम तो आईपैड से। हेलो, बोलिए। सुधांशु जी, मुझे आप बताएं, आपको आप इस बात से दूरी नहीं रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में एक आबादी है, एक पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन चाहे यहाँ पे इंडिपेंडेंस चाहती थी या उस पार जाना चाहती थी, इसमें आप दो राय नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या नरेंद्र मोदी इमरान खान से कुछ हटके हैं? जितना इमरान खान ने नेशनलाइज इशू के ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जम्मू कश्मीर बैलेंस ही नहीं है। आप क्या तुलना कर रहे हैं? नहीं, आप क्या तुलना कर रहे हैं इफ्तिकार साहब? नहीं इफ्तिकार साहब, नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनलाइज नहीं किया इशू। आपको पता है वहां के प्रधानमंत्री के ऊपर 3 सुपर प्राइम मिनिस्टर बैठे रहते हैं। प्रवक्ताओं को सवाल कर रहा हूँ। नहीं, आप करिए, आप पूछिए, लेकिन मैं आपको काट रहा हूँ। अरे आप तो समझदार हैं, वरिष्ठ हैं। इमरान खान के ऊपर सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं, चलिए बोलने दीजिए। लेकिन मैं बता दूं, इमरान खान के ऊपर 3 सुपर प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं वहां। बोलिए, एक एक करके बोलिए। इफ्तिकार जी हो गया, वकार साहब को भी पूछना है, एक एक करके। क्या नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मसले को इंटरनेशनल नहीं किया? इसका जवाब मुझे दीजिए। ठीक है, जरा जाइए। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, दीजिए सुधांशु। इन्होंने पूछा है तो मैं बता देना चाहता हूं जनाब, वो तो कश्मीर को इंटरनेशनल तो किया था नेहरू ने, मोदी जी ने तो सेंट्रल कर दिया साहब, यूनियन टेरिटरी हो गया। अब वो प्रोविंशियल भी नहीं रहा, सेंट्रल हो गया। मान्यवर, कहां इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं? और जब 370 आई, उसके बाद पाकिस्तान अपने हम कदम, हम साया, हम सफर, हम राज और चाइना की कदमबोसी करने के बाद भी यूनाइटेड नेशंस में एक लाइन नहीं ला पाया, एक लाइन नहीं ला पाया।
और तो और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में सर पटक के सिजदा करके एक लाइन नहीं ला पाया जनाब। आपको कहां से इंटरनेशनल दिख गया, ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य का विषय है। और जो यूरोपियन एमपीज आए, तो क्या पहले विदेश से कोई एमपी नहीं आए थे? वो आए, देखे, चले गए। कोई उनको लीगल राइट कोई थोड़ी था। जैसे विदेशी पर्यटक आते वो भी आए थे और सारी चीजें एकदम क्लियर होकर चली गई थी। अब जैसे बात अभी रत्नाकर जी ने कही थी कि जो बात कही अधीर रंजन ने, तो किसी आधार पे कही होगी, सही बात है। आधार वही नेहरू जी का था, यूनाइटेड नेशंस में, आज तक नहीं था। और रत्नाकर जी साहब ने एक और बड़ी अच्छी बात कह दी। उन्होंने कहा क्या कश्मीर की जनता को ये इख्तियार नहीं था कि वो इधर रहेगा या उधर? जनाब मैं जवाब देना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं था। उस समय एक्सेशन डॉक्यूमेंट जो साइन हुए थे, उस समय जो रियासत के राजाओं ने साइन कर दिया, वो रियासत उसकी हो गई। जनता को अगर अधिकार होता तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहता था। रत्नाकर जी शायद आपको ना पता हो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 1946 की असेंबली में कांग्रेस की सरकार बनी थी, मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बनी थी। खान अब्दुल गफ्फार खान नहीं जाना चाहते थे, छोड़ दिया नेहरू ने उधर। और क्या वाहियात तर्क दिया, मैं शब्द वाहियात कह रहा हूं, कि लैंड से कोई कनेक्शन नहीं है। अरे भैया, जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान लैंड से 3000 किलोमीटर दूर होकर एक देश हो सकते थे, हम और नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस एक नहीं हो सकते थे। आज फाटा और खैबर पख्तूनख्वा हमारा इलाका होता। बलूचिस्तान के जो नवाब और कलात थे, उन्होंने कहा जिन्ना ने मुझे धोखा दिया, नेहरू कुछ बोलने ही नहीं गए। गजब का आप लोगों ने काम किया। और तो और ये दुनिया में इकलौता मामला था कश्मीर का जहां जीतती हुई फौज और बड़ा देश यूनाइटेड नेशंस में चला गया युद्ध विराम करके। गजब है साहब, आप दुनिया में कोई उदाहरण बताइएगा। हमेशा हारती हुई फौज और कमजोर देश यूएन में जाके चिल्लाता है दादा बचाओ। यहां हम जीतते हुए थे, केवल 48 घंटे और मिलते पीओके हमारा हो जाता, नेहरू जी वहां चले गए। गजब का आप लोगों ने काम किया। और उसके बाद आप कह रहे हैं इंटरनेशनलाइज किसने किया? और एक ही रियासत जिसका एक्सेशन डॉक्यूमेंट का आधार बदल दिया गया, सारी रियासतों का एक ही था, 564 का 564, और उसके बाद 2 साल बाद कश्मीर का ही क्यों बदला गया? यह हमारी समझ से पड़े। तो कश्मीर के साथ जो किया गया, मैं एक ही बात कह दूंगा, भारत में जूनागढ़ का विलय हो गया, हैदराबाद का विलय हो गया, गोवा का विलय हो गया, क्योंकि सब सरदार पटेल देख रहे थे और एक ही जगह नेहरू ने उंगली रखी, तो ऐसा फच्चर फंसा कि 5 अगस्त 2019 को जाकर ही ठीक हो पाए। सैयद अजीम नक्का, अच्छा बोलिए त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए, उसके बाद जा रहा हूं वकार साहब के पास। बोलिए त्रिपाठी जी, अब जवाब दीजिए जरा। रत्नाकर त्रिपाठी जी बताइए। हाँ, ये क्या है, ये भाई भाई में बंटवारा करते हैं। सरदार पटेल नेहरू से अलग थे, नेहरू ने रोक दिया। पटेल नेहरू से अलग थे, नेहरू ने रोक दिया। उस समय की जो परिस्थितियां होती है, उस परिस्थितियों के अनुसार समझौते किए जाते हैं, बात की जाती है। अच्छा। और जो ये बात कर रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, ये कोई पार्लियामेंट की या उसके गजट में नहीं लिखा हुआ है। ये सुनी सुनाई बातों को तब से ड्रम बीट करते रहते हैं। गोएबल्स की तरह ये सोचते हैं कि 2000 बाद झूठ बोल लेंगे तो वो सच हो जाएगा। अभी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ओईसी से नहीं ला पाया, पाकिस्तान यूईसी से, यूनाइटेड नेशन से नहीं ला पाया कुछ, और आपने क्या किया? आपने सीधे पहलगाम में पाकिस्तान को ला दिया। सुधांशु जी जवाब देना चाह रहे हैं आपको। हमारे यहां हमला हुआ है, तुम जांच करो। ये नेहरू ने किया था। ये मैं यही बता रहा हूं कि आप जिन नेहरू जी को गाली देते हैं कि इंटरनेशनलाइज किया, आपने रोक दिया। कांग्रेस सरकार ने कभी पाकिस्तान को जांच के लिए बुलाया? अरे आपको विनय सिंह आ रहा हूं, आप वकार साहब कहते हैं रत्नाकर जी, सुधांशु जी जवाब दे रहे, बोलिए एक एक करके। और यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंटेरियंस यहां पर टूरिस्ट में नहीं आए थे त्रिवेदी जी, ये बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गेस्ट थे। इनको किसी रिपोर्टर से नहीं मिलने दिया गया, इनको उन्हीं जगहों पे ले जाया गया जहां प्रधानमंत्री साहब चाहते थे। ऐसा है क्या पर्यटक नहीं, ऐसा है क्या सुधांशु त्रिवेदी? सुधांशु जी का काउंटर आ रहा है, रुकिए सुधांशु जी, काउंटर आ रहा है, काउंटर त्रिपाठी जी, काउंटर स्पीच नहीं, काउंटर। मैं आपसे विनम्रता से कहूंगा कि अब आप मर्यादा छोड़ रहे हैं। काउंटर कर दिए। सरासर सच बात को झूठ बोल के गोविंद की बात आप कर रहे हैं। अरे सर, आप बताइए 26 अक्टूबर 1947 को लिखे हुए डॉक्यूमेंट में कहीं स्पेशल स्टेटस हो? आई चैलेंज यू ऑन द लाइव डिबेट। बताइए, आराम से बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है साहब। मैं बता रहा हूं, आप बताइए एक्सेशन डॉक्यूमेंट जो महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था, उसमें कोई स्पेशल स्टेटस नहीं था। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, गोविंद का झूठ आप बोल रहे हैं। 35A कभी भारत की संसद में पारित नहीं हुआ, गोवेल्स का झूठ आप बोल रहे हैं।
यूनाइटेड नेशंस में नेहरू लेके गए, ये लिखत पढ़त में है तीनों चीजें। ये गोबल्स का झूठ आप बोल रहे हैं, और खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा ये लिखत पढ़त में है, ये गोबल्स का झूठ आप बोल रहे हैं। और तो और राजीव गांधी के जमाने में खान अब्दुल गफ्फार का भारत आए, उन्होंने 1987 में राजीव गांधी के सामने बोला कि आपने तो हमको भेड़ियों के हाथ छोड़ दिया था। क्या बात है यार, ये भी तरीका ठीक नहीं है। इसीलिए मतलब सरासर झूठ बोलेंगे, कभी नहीं जो बात लिखत पढ़त की है उसमें झूठ बोलेंगे, और उसके बाद कहेंगे गोबल्स का झूठ बोल रहे हैं। सैयद असीम वकार, सैयद असीम वकार, सैयद असीम वकार, वकार साहब बहुत देर से चुप हैं, वो अपने मोबाइल में लग गए, उन्हें लगा कि अब उन्हें डिबेट में ऐश्वर्या पूछेगा नहीं। वकार साहब ऐसा नहीं है, वकार साहब ऐसा नहीं है। आ रहा हूं मैं आपके पास वकार साहब, मेरे भाई आ रहा हूं, ललित जी आ रहा हूं। वकार साहब, त्रिपाठी जी आ रहा हूं, त्रिपाठी जी आ रहा हूं, 1 मिनट 2 मिनट। अरे वकार साहब फोन पे गेम खेलने लगे हैं, अरे वकार साहब इतने बोर हो गए फोन पे गेम खेलने लगे, इसलिए आ रहा हूं। वकार साहब बोलिए। अमित शाह साहब ने, हाँ अमित शाह साहब ने, सर बोलूं? बोलिए जनाब, बोलिए। अमित शाह साहब ने आज एक सवाल के जवाब में ये कहा कि सही वक्त आने पर कश्मीर को वो एक स्टेट बना देंगे। मैं सुधांशु जी से पूछ रहा हूं कि वो वक्त, जो सही वक्त है, वो कब आएगा? क्या वो 15 लाख की तरह आएगा, 2 करोड़ नौकरियों की तरह की वो वक्त है, या अब जल्दी आ जाएगा? वो वक्त कब आएगा, कब आप उस जवाब दे रहे हैं? आपको जवाब दे रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। बिल्कुल आपने असीम वकार साहब सही पूछा है। कश्मीर का भारत के साथ इंटीग्रेशन होने में 70 साल लगे, स्टेट बनने में 70 नहीं लगेंगे, इतना मैं आपको बता रहा हूं। वकार साहब क्रिस्प एंड शॉर्ट, क्यों वकार साहब? सर वही तो मैं पूछ रहा हूं कि एक डेट बताएं, 6 महीने, तो 3 महीने, साल भर, या इनकी 5 साल की जो सरकार 4 साल की बच्ची है वो 4 साल का पीरियड लेंगे। स्पेसिफिक डेट मांग रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी आपसे। आप जवाब दीजिए ना, एक श्योर शॉर्ट जवाब दीजिए। ये बताइए, जब 370 ट्रांजिएंट एंड टेम्परेरी लिखा गया था, मतलब अस्थाई और संक्रमण यानी बीच में, विनय सिंह को उनका तो 70 साल लग गए। गजब है गुरु। विनय सिंह को और आज हमसे आ रहा हूं ललित भाई, आ रहा हूं ललित भाई। मान्यवर निश्चित रहिए, उतना समय नहीं लगेगा, ये मैंने आपसे स्पष्ट कर। विनय सिंह कुछ बोल रहे हैं। शाह साहब कुछ नहीं कहेंगे आपको। आप विनय सिंह जिम्मेदार प्रवक्ता है पार्टी के, सरकार में भी आप हैं, सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। घबरा रहे हैं देश को। विनय सिंह, इफ्तिकार मिसगर, रत्नाकर त्रिपाठी, विनय सिंह, रत्नाकर त्रिपाठी, इफ्तिकार मिसगर। हाँ बोलिए। जी बोलिए सिंह साहब, बोलिए लेखक महोदय, बोलिए। ऐश्वर्य भाई, हाँ, नेहरू ने बलूचिस्तान को ऐसे ही छोड़ा पाकिस्तान के भरोसे, जैसे एक बछड़े को भेड़िए के भरोसे छोड़ दिया जाता है। और आज उसका निष्कर्ष देखिए कि बलूचिस्तान को नोच खाया है पाकिस्तान ने। और कश्मीर के साथ जो तथाकथित कश्मीरी पंडित थे नेहरू जी, अपने ही गोतिया और भाइयों के साथ जो किया, वो आज भी भोग रहे हैं हम साहब। ये बताइए ऐश्वर्य भाई, एक मानव जीवन भी महत्वपूर्ण है, इन लोगों को उसमें ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं दिखता, उसकी चर्चा नहीं करते। अरे भाई कल पलायन नहीं हुआ था, जेनोसाइड हुआ था, रेप हुआ था, मर्डर्स हुए थे, और आपको अभी भी लगता है कि 370 होना चाहिए था। ये रेप और मर्डर के सिलसिले चलने चाहिए थे। अरे कोई ऐसे घर छोड़ करके नहीं भागता। थोड़ा तो रहम दिखाइए उन कश्मीरी पंडितों के लिए जिनके साथ इफ्तिकार मिसगर। और नेहरू यदि दोषी हैं तो हैं साहब, बलूचिस्तान उनके कारण भोग रहा है, कश्मीरी पंडित उनके कारण भोग रहे हैं आज भी। वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हुआ था? की कौन सी बात? क्या वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हुआ था? क्या महाशय यहाँ के मुसलमानों ने सफर नहीं किया? क्या यह महाशय यहाँ के मुसलमान टेररिज्म में नहीं झूल गए थे? क्यों आप एक कम्युनिटी को हाईलाइट करके मुसलमानों की छवि खराब कर रहे हैं? ललित भाई आ रहा हूं ललित भाई, भाषण नहीं है, सबकी बात है, आपके पास ही आ रहा हूं ललित भाई। लोगों की छवि खराब कर रहे हैं, जिन लोगों का खून पानी की तरह बहाया, जिन लोगों ने इस देश के लिए, उनकी छवि खराब कर रहे हैं आप यहाँ पे। क्यों आप ललित अंबरदार जवाब दे रहे हैं? ललित अंबरदार, अरे कश्मीरी कह के बोलिए ना, कश्मीरी कह के जब आप बोलेंगे तो आप देशहित की बात करते हैं, जब आप एक कम्युनिटी की बात करते हैं, मैं बोलूंगा आपको, आप इफ्तिकार भाई सुनिए, इफ्तिकार भाई जवाब दे रहे हैं आपको, इफ्तिकार जी जवाब दे रहे हैं आपको, बोलिए ललित अंबरदार बोलिए। गुलाम नबी आजाद ने
2-3 पॉइंट से सबसे पहले तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स। हैदराबाद का भारत के साथ विलय नहीं हुआ था, वहां पे जंग करके उसको लिबरेट किया गया था, याद रखिएगा। और आज तक किसी की हिम्मत नहीं है पूछने की विलय हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि डेमोग्राफिक बैलेंस उल्टी तरफ है। और वहां के जो शहजादे, जो खलीफा और जिनके भूतपूर्व जिनके वंशज वो रजाकार होते थे, वो कश्मीर की वहां पे वकालत करते हैं। दूसरी बात, खान अब्दुल गफार खान ने 1968 में कांग्रेस को बोला था हम आजादी के लिए इकट्ठे लड़े, और जब वो आई तो तुमने हमें पाकिस्तानी दरिंदे जेल रूम के हवाले कर दिया। तीसरी बात, ये 5 अगस्त 2019 के बाद जो इनकी जो बौखलाहट हो रही है ना, क्योंकि वहां पे यहां क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा के नारे खत्म। आपके इस लोकसभा पार्लियामेंट बैठा हुआ है जो बारामूला से है, 2 साल पहले उसने जम्मू कश्मीर की असेंबली में बोला था पाकिस्तान जिंदाबाद। जब उसको बाहर पत्रकारों ने पूछा क्यों बोला मैं मुसलमान हूं, भावुक हो गया। यह है आपकी कश्मीरियत। जब आप कश्मीरियत का शब्द लेते हैं ना अपनी जुबान पे, तो हम हिंदुओं के जख्मों पे तेल छिड़कते हैं, नमक छिड़कते हैं। और गुलाम नबी आजाद ने परसों क्या बोला राज्यसभा में कि 15 अगस्त को जब वो स्टूडेंट लीडर थे, वो जब झंडा चढ़ाते थे 7 दिन तक कॉलेज नहीं आते थे कश्मीर में। अरे हम कश्मीरी हिंदू से पूछो, वो जिंदगी भर वहां पे जब तक थे झंडा सीने पे लेके चलते थे, कॉलेज स्किप नहीं करते थे। कभी सोचा उन कश्मीरी हिंदू के साथ क्या हुआ? तुमको मुसलमान हो गए, कॉलेज नहीं आते थे, वो कश्मीरी हिंदू के बारे में सोचा। और सुनिए प्लीज, बोलिए ललित जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हिमांशु जी आपसे अपील है, हिमांशु जी आपसे सुधांशु आप औपचारिक तौर पे जब मान लीजिए कि कश्मीरी हिंदू का जो हुआ नरसंहार था, जेनोसाइड था, जब आप मानते हैं तो इन सब की जुबानें बंद हो जाएगी, ये भूल जाएंगे ये पूछ क्या रहे हैं। जब आप कहेंगे कि कश्मीरी हिंदू के साथ जेनोसाइड होगा, आपको एक ट्राइब्यूनल बिठाना पड़ेगा। और जो उसमें मुनव्वस थे, चाहे वो जिंदा या मुर्दा, चाहे वो मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो दिल्ली के अंदर पहला मुसलमान होम मिनिस्टर था, और कश्मीर के अंदर वो कायर फारूक अब्दुल्ला वहां पे था, इन दोनों की नाक तले कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ। तब आप पूछेंगे इनके पर क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं आपको, ललित अंबरदार जी नहीं है कि सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, आप ही को जवाब दे रहे हैं। नहीं सुनिए, अच्छा बोलिए। फ्लैट देके हमें वापस ले जाएंगे, हमें अपना हक चाहिए वहां पे कश्मीर की जमीन के ऊपर हमारा। सुधांशु त्रिवेदी हक मांग रहे हैं कश्मीरी पंडित ललित अंबरदार, प्लीज सुधांशु त्रिवेदी बताइए। और रिहेबिलिटेशन की बात कीजिए। सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं, यूनियन टेरिटरी चाहिए मुझे कश्मीर के अंदर। सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं, जब होगा बताइए कश्मीर के अंदर कश्मीर की पूर्ण कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनेगी। मैं महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला का पड़ोसी नहीं बनने वाला हूं। आप कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदू को गिनी पिग्स बना के अपने सेकुलर एक्सपेरिमेंट करना बंद कर। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, जो ललित अंबरदार जी ने जिस ढंग से बोला है, यहां पैनल में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति की यदि भावनाएं उसके बाद भी न समझ पाए हो तो यह बहुत दुख की बात होगी। मैं ललित अंबरदार जी को आश्वस्त करना चाहता हूं, यहां तक भी हम ही ने पहुंचाया है और आगे के मुकाम तक भी मोदी सरकार ही पहुंचाएगी, आश्वस्त रहिए। और यह मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, इतना तो करके दिखाया है ना, उसके बाद हमने बात कही। और यह हमारा कमिटमेंट आज का नहीं है, यह हमारा 3 पीढ़ी का कमिटमेंट है। हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल के सपूत थे, कश्मीर में आके बलिदान हुए थे कश्मीर के एकीकरण के लिए। जब 1987 के बाद 88 के बाद 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी श्रीनगर के लाल चौक पे झंडा फहराने की हैसियत नहीं रह गई थी सरकारों की, तो 26 जनवरी 1992 को हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी गए थे जान जोखिम में डाल के, और उनकी यात्रा के संयोजक वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। और पहली बार सरकार ने उसके बाद 26 जनवरी 99 को झंडा फहराया जब अटल जी की सरकार थी। और जब मोदी जी की हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार आई, हमने 370 का वह कलंक धो दिया, उसको समाप्त कर दिया। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इफ्तिकार जी ने कहा कि क्या मुसलमान नहीं मारे गए? मैं बिल्कुल मानता हूं मुसलमान मारे गए, मगर मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर में तो हिंदू और मुसलमान दोनों रहते थे, मुसलमान मारे गए, ये पाकिस्तान में कौन मारे जा रहे हैं? क्यों मुसलमान मारे जा रहे हैं? ये यमन में क्यों मुसलमान मारे जा रहे हैं? वहां तो सिर्फ मुसलमान है। ये इराक में क्यों, सीरिया में सिर्फ मुसलमान मारे जा रहे हैं? देखिए, अन्यथा मत लीजिएगा, मुस्लिम समाज में एक समस्या जानते कैसे आ गई? जैसे कोरोना वायरस आपके अगर शरीर में चला जाए तो क्या करता है? एक छोटा सा वायरस कैसे शरीर को बर्बाद करता है? वो कुछ जो आपकी स्वस्थ सेल है उनको इन्फेक्टेड कर देता है, यानी बीमार कर देता है कोशिकाओं को। फिर बीमार कोशिकाएं सेहतमंद कोशिकाओं को खाना शुरू कर देती है। ये समस्या है मुस्लिम समाज में, एक इन्फेक्शन चला गया है।
जो वही बीमार करके जो स्वस्थ है उनको खाया जा रहा है। मगर अफसोस कि आप इस इन्फेक्शन का इलाज तो छोड़िए इफ्तिकार जी, आप उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए समस्या दुनिया भर में है और कश्मीर उसका एक हिस्सा था। इफ्तिकार मिसगर बोल रहे हैं, उसके बाद विनय सिंह। 30 सेकंड से आपके पास समय कम है, बोलिए बोलिए। सुधांशु जी, जो बात आपने रखी उसका मुबारकबाद मैं गुलाम नबी आजाद को देता हूं, जिसने बड़े ही अंदाज में पार्लियामेंट में मुसलमानों को बदनाम किया, मुल्क के मुसलमानों में। अगर ईरान की लड़ाई है तो उसमें अमेरिका का हाथ है, अगर पाकिस्तान में लड़ाई है तो दहशतगर्दों का हाथ है, अगर जम्मू कश्मीर में मसला है तो कोई मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता है, ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं। और कोई दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है सुधांशु जी। जम्मू कश्मीर के लोगों की जहां तक बात है, जब जम्मू कश्मीर के लोगों को मौका मिला पाकिस्तान के साथ जाने का, जम्मू कश्मीर के लोगों ने उसको नकारा और हिंदुस्तान का दामन थाम लिया। विनय सिंह काउंटर कर रहे हैं, विनय सिंह काउंटर कर रहे हैं सुधांशु जी आ रहा है। विनय सिंह काउंटर कर रहे हैं, विनय सिंह काउंटर कर रहे हैं इफ्तिकार जी। दुनिया के सारे मुसलमान पीस लवर्स हैं। ये विनय सिंह समय कम है मेरे पास। सबसे बड़ा झूठ है कि भाई मुसलमानों का एक बड़ा, मुझे नहीं पता है, विनय सिंह बड़ा झूठ है कि मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के साथ नहीं गया। अरे चर्चा तो इस बात पे कीजिए कि पाकिस्तान के लिए जो वोटिंग हुई उसमें किन किन लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया, उसके बाद भी हिंदुस्तान में रह गए, इस बात पे चर्चा कीजिए। हिंदुस्तान में रह गए तो लोगों को रहना चाहिए था जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वोटिंग की थी। आपने पाकिस्तान के खिलाफ भी वोटिंग की और हिंदुस्तान में भी रह गए। चिंता इस बात पे थी भाई। रत्नाकर त्रिपाठी, सुधांशु त्रिवेदी बोलिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी 30 सेकंड है, समय कम है, बोलिए। जी, उत्तेजना में आदमी बहुत सी बातें बोल जाता है, जो सुधांशु भाई ने बोली। अच्छा, वो ये उम्मीद करते थे कि जब 1900 उसमें एक्सेशन हुआ, आपका हरि सिंह ने साइन किया, तो उसी दिन सब डिसाइड हो जाए। 2 साल बाद क्या हुआ, क्यों कर रहे हैं? लेकिन इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने पिछले साल 370 हटाया था, क्या उसी दिन समय कैडर मर्ज किया? नहीं किया। आज उन्होंने अनाउंस किया और आज अमित शाह जी कहते क्या है, जब पूछा गया स्टेटहुड जब समय आएगा तब देंगे। तो सुधांशु त्रिवेदी जवाब, आखिरी 30 सेकंड है। ये सरकारी चीजें वकार साहब आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी आखिरी 30 सेकंड, आखिरी 30 सेकंड का काउंटर है। त्रिपाठी जी रुकिए, अब त्रिपाठी जी समय नहीं है, रुकिए। त्रिवेदी जी बोलिए, सांसद महोदय बोलिए जल्दी, समय कम है। सरकारी चीज 564 में किसी और रियासत में क्यों नहीं आई थी भाई? हम नहीं। सुधांशु त्रिवेदी, त्रिपाठी जी रुकिए, बोलिए। कश्मीरी पंडितों का तो वाह भाई वाह। अरे मैं बता रहा हूं, सरकारी चीज जो लिखत पढ़त में थी मैं आपको जवाब देता हूं, इनको हकीकत बताता हूं। वो सिर्फ कश्मीर के लिए क्यों हुआ? क्योंकि कश्मीर में नेहरू जी का हस्तक्षेप, तो बाकी 563 में लिख दिया, एक लाइन नहीं चेंज की गई, यही 2 साल बाद चेंज गई। दूसरा मैं बताता हूं, कश्मीर पर जो पाकिस्तान ने पहला अटैक किया, आपको पता है इसको कबायली अटैक क्यों कहते हैं? आप बोल चुके हो। त्रिपाठी जी समय कम है, बीच में मत बोलिए प्लीज। त्रिपाठी जी प्लीज, उत्तेजना में आप, त्रिपाठी जी प्लीज, आखिरी 30 सेकंड। गूगल के जमाने में फैक्ट चेक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मैं बताता हूं, जो कश्मीर पर अटैक हुआ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इनफैक्ट कई लोगों के ध्यान में नहीं रहता, उसको कबायली अटैक क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय यह लिखित में करार था कि कोई देश फौज का इस्तेमाल नहीं करेगा, और 15 अगस्त 47 के बाद भी कुछ समय तक दोनों फौजों के कमांडर इन चीफ ब्रिटिश ही थे। और जब पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर में अटैक करेगा, तो ब्रिटिश जो चीफ था उसने मना कर दिया कि लिखित समझौते के खिलाफ है। देखिए सुधांशु त्रिवेदी, रत्नाकर त्रिपाठी, मैं एक बात बता दूं आपको, समय कम है मेरे पास, लेकिन ये डेट्स और हिस्ट्री में सुधांशु त्रिवेदी को हराना बहुत मुश्किल है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। किताब लेके बैठेंगे त्रिपाठी जी तब भी हो जाता है। वकार साहब, उम्मीद करता हूं आपके सवाल का जवाब दे दिया है सुधांशु त्रिवेदी ने, नहीं दिया तो कल दोबारा पूछेंगे। वकार साहब, ललित अंबरदार के जो इमोशंस हैं वो आप सबको समझ आ गए, देशवासियों को समझ आ गए, सारे पैनलिस्ट को। इफ्तिकार मिसगर साहब, बिल्कुल आतंकवाद और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, यह बात सच है, लेकिन भारत की कुछ राजनेताओं की दिक्कत है और उसको ठीक करना भी भारत का काम है। कश्मीर भारत का अंग था, है और रहेगा। जम्मू कश्मीर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में सुधांशु त्रिवेदी, रत्नाकर त्रिपाठी, ललित अंबरदार, विनय सिंह और वकार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी आपका।